तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि नेशनलिज्म का शिक्षा से क्या लिंक है और भारत में नेशनलिस्टिक एजुकेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो उठाए गए हैं। मैंने आपको 1976 तक की जो जर्नी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नेशनलिस्टिक एस्पेक्ट्स को ऐड करने तक हमने डिस्कस किया था। फिर हम सीधे आते हैं 1996 में एस बी चौहान कमेटी का गठन होता है, जिसकी रिपोर्ट 99 में सबमिट होती है। और इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपसे पढ़कर सुना रहा हूँ। उसका एक एक्सट्रैक्ट आपको सुना रहा हूँ। इन व्यू ऑफ द डाइवर्स कैरेक्टर ऑफ आवर कंट्री, इट इज़ एसेंशियल that certain national values are also imbibed by our young students. They should be acquainted with the history of India's freedom struggle, cultural heritage, constitutional obligations, and the features comprising our national identity. The committee feels that some of these national values can be imparted indirectly at the primary stage, while at the middle and secondary level these can be included in the curriculum. तो आप देख रहे हैं कि एस बी चौहान कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, जो प्रेजेंट की गई राज्यसभा में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को लेकर के, उसमें नेशनलिस्टिक फीलिंग को, नेशनलिस्टिक वैल्यूज़ को, खासकर फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी हुई, कल्चरल हेरिटेज से जुड़ी हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसको रिकमेंड किया गया प्राइमरी लेवल पे भी और मिडिल और सेकेंडरी लेवल पे। कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशंस जो हैं मेरे इधर उधर से जो मैंने पढ़ा है और समझा वो आपसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, भारत में, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में नेशनलिज्म एक अलग विषय के रूप में कभी ट्रीट नहीं किया गया। ऐसा माना गया कि ये हिस्ट्री लेसन का सबसेट है, या जो पैट्रियोटिक फर्वर है जो बच्चों को अपने घर में, अपने समाज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखी जानी चाहिए, है ना। तो या तो हिस्ट्री लेसन में उसको डाला गया, या जो स्कूल्स कॉलेजेस की को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसके थ्रू देश के बारे में फीलिंग्स जगाने की कोशिश की गई। जनरली हिस्ट्री टीचिंग के टाइम में, जैसा मैंने कहा, फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह के टाइम में उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस होती है। बट जनरली आपको पता है हिस्ट्री टीचिंग में क्या होता है कि कुछ लीडर्स और कुछ घटनाओं पे फोकस ज़्यादा होता है, और जो इंडियन नेशनलिज्म के जो एसेंशियल फीचर्स थे उन पे जो कंसेप्चुअल डिस्कशन होनी चाहिए, एटीट्यूडनल लेवल पे जो जाके इम्पैक्ट करती है, वो उतनी नहीं हुई है, क्योंकि जनरली हमारे इतिहास व्यक्तियों और घटनाओं तक सिमट के रह जाता है, विचारों तक नहीं पहुंच पाता। हिस्ट्री टेक्स्ट बुक हमेशा कंट्रोवर्शियल रही है। आपको पता ही है कि इसको आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन से जोड़ा गया है। पहले कहा गया कि भाई इस पे कांग्रेस का असर है, फिर कहा गया कि कम्युनिस्ट असर है, अब हम बोल रहे हैं कि संघ का असर है। तो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक जो हमेशा से कंट्रोवर्शियल रही है, चाहे सरकार किसी की भी हो, और इसको एक मीन्स ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन के रूप में भी देखा गया है। जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस नेशनलिज्म, कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो नेशनलिज्म चला इस देश में, उस पर फोकस जो है वो लाया गया, और जो करंट रिजीम है वो सफरेनाइजेशन की तरफ उसको प्राचीन भारत को महिमा मंडित करते हुए, और हम सबसे महान थे, इस तरह के विचारों वाले जो इतिहास है वो पढ़ाने की तैयारियां जो है वो चल रही है। तो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में भी जो कांग्रेस वर्जन ऑफ नेशनलिज्म था, और अब जो है वो बीजेपी वर्जन ऑफ नेशनलिज्म है। तो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक हमेशा से कंट्रोवर्शियल रही है। हिस्ट्री हमेशा फैक्ट पे होना चाहिए, पर्सनल प्रेजुडिसेस पे नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, नॉन मोटिवेटेड पिक्चर ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो है वो होनी चाहिए। नेशनलिस्टिक एजेंडा ऑफ एजुकेशन जो है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट की जाती रही है। रीजनल एस्पिरेशन से वो मैच नहीं करती। जैसे मैंने आपको एक दो एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आपको यदि मैं लिस्ट बोलूँ बनाने को कि आप जितने स्वाधीनता सेनानियों के नाम जानते हैं और आप लिखें, तो आप 20, 25, 50, 100 जो भी लिखेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि उसमें आसाम का स्वाधीनता सेनानी, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप असम के किसी स्वाधीनता सेनानी का नाम बताएं, या मिजोरम के किसी स्वाधीनता सेनानी का नाम बताएं, या केरल के किसी स्वाधीनता सेनानी का नाम बताएं, तो आई एम श्योर कि आपको वो बताने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि हमको एक जो रीजनल हिस्ट्रीज रही हैं उस पर जितना फोकस होना चाहिए वो नहीं हुआ है, क्योंकि नेशनलाइजिंग एजेंडे में जो रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं वो रह जाती हैं। तो एक जनरली जो सेंट्रलाइजिंग और डिसेंट्रलाइजिंग फोर्सेस है उसके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारे नेशनलिस्टिक एजुकेशन में भी दिखता है।
कल्चरल और सेकुलर नेशनलिज्म जो मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है वो काफ़ी टसल दिखता है, इसीलिए पॉलिसीज़ और करिकुलम जो है वो सरकार बदलते ही, सोच बदलते ही, आइडियोलॉजी बदलते ही बदलती रही है। डाइवर्सिटी का जो कंफर्टेबल एस्पेक्ट है, डाइवर्सिटी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, उसको जनरली हाईलाइट नहीं किया जाता है। जो कंफर्टेबल एस्पेक्ट है नाच गाने तक, हमारे लिए डाइवर्सिटी का मतलब है कि हमारे यहाँ ऐसे डांस होता है, उनके यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ ऐसे कपड़े, उनके यहाँ वैसे कपड़े, हमारे यहाँ मदरा बनाते हैं, उनके यहाँ इडली बनाते हैं। तो ये जो है वो एक बहुत ही सतही तरीके की समझ है डाइवर्सिटी की, है ना। उससे क्या हुआ है कि जो कम्युनल और रीजनल स्टीरियोटाइप्स हैं, हमको लगता है कि साउथ में लोग इडली डोसा ही खाते हैं, जैसे साउथ वालों को लगता है कि हम जो हैं वो छोले भटूरे ही खाते रहते हैं नॉर्थ में। तो एक जो स्टीरियोटाइप्स बनने थे वो बन गए हैं, और रियल सेंस में जो डाइवर्सिटी की जो रियल एप्रिसिएशन है वो नहीं हो पाई है। कुछ लोग और कुछ स्कूल ऑफ थॉट को तरजीह दी गई है, और कुछ लोगों को बाहर रखा गया है, ना उनको रिसर्च फंडिंग दी गई है, ना उनको नौकरियां मिली हैं स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में। उससे पर्टिकुलर थॉट्स एंड पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को ही प्रमोशन मिली है, जो कि आपको भी पता है रियल पिक्चर प्रेजेंट नहीं करती है। फिर एक स्कॉलर ने बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेज यूज़ किया, उसने कहा कि नेशनलिज्म जो है और हिस्ट्री के में ख़ास करके एसेंशियलाइजेशन, मिथिफिकेशन एंड रोमांटिसाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, सोसाइटी एंड इकोनॉमी पे आ गई है। ये 3 टर्म्स हैं, वो मैं आपको क्विकली यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन शब्दों को आप और डिटेल गूगल पे सर्च करें और समझें कि क्या है। एसेंशियलाइजेशन मतलब यदि आप हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर को 3 या 4 बुलेट पॉइंट्स में डाल दें, आपको पता है कि हमारी इंडियन हिस्ट्री, सोसाइटी, इकोनॉमी को 4 या 5 प्रमुख लक्षणों में बांधना असंभव है। यदि आप ऐसा करते हैं तो दैट इज नोन एज एसेंशियलाइजेशन। मिथिफिकेशन, मिथिफिकेशन हम, आप किसी भी मंदिर में जाओ तो वहाँ के पुजारी से बात करो, पंडित जी मंदिर कब का है, तो वो आपको ऐसी काल में ले जाएंगे। हमारे लिए जब तक कोई चीज़ पुराना ना हो, इतिहास के भी पीछे का ना हो, हम उसको वैल्यू नहीं देते। तो हमारे यहाँ भी चीज़ों को मिथिफाई कर दिया गया। जैसे शिवाजी, लक्ष्मीबाई, ये अपने अपने इलाकों के बहुत बड़े नेता थे और बड़े प्रेरणास्पद नेता थे, बट जिस तरीके से अभी की मीडिया और जिस तरीके के अभी के इतिहास उसको प्रोजेक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज मिथिफिकेशन। आप उसको एक ह्यूमन बीइंग से हटा देते हो और उसको एक मैथोलॉजिकल फिगर में कन्वर्ट कर देते हो। एंड रोमांटिसाइजेशन, रोमांटिसाइजेशन मतलब कोई चीज़ उतनी अच्छी है नहीं जितनी अच्छी आप उसको प्रेजेंट करते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज रोमांटिसाइजेशन। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, जैसे जो जासूस होते हैं, जासूसों की ज़िंदगी को फिल्मों और उपन्यासों में रोमांटिसाइज करके दिखाया जाता है, जैसे वो एक बड़ी डिफरेंट सी ज़िंदगी जी रहे हैं और उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा। तो यदि आप ऐसे आप इतिहास, समाज और अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ाते हो, तो जो अल्टरनेटिव पैराडाइम्स हैं उनकी क्वेश्चनिंग, सोशल जस्टिस के जो इश्यूज हैं, जैसे जब हम बताते हैं गुप्त काल स्वर्ण युग था, बट उस समय दलितों की क्या स्थिति थी, उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, गुप्त काल के जो सबसे प्रमुख कवि हुए कालिदास। कालिदास आपको पता है संस्कृत में लिखते थे, बट कालिदास की रचनाओं के जो नॉन ब्राह्मण और नॉन क्षत्रिय पात्र हैं और जो महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी जाति की हों, महिलाएं एंड उच्च वर्ण के जो मेल पात्र नहीं हैं, वो सब संस्कृत नहीं बोलते हैं, नाटक में भी संस्कृत नहीं बोलते हैं, प्राकृत बोलते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय महिलाओं और शूद्रों की क्या दशा थी, है ना। तो अल्टरनेटिव पैराडाइम्स और सोशल जस्टिस के जो एंगल्स हैं उसकी इंटरोगेशन, यदि आप एसेंशियलाइजेशन, मिथिफिकेशन और रोमांटिसाइजेशन करते हैं इतिहास, समाज और अर्थव्यवस्था की, तो वो गड़बड़ हो जाती है। सीरियस क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति है क्या, फॉर एग्जाम्पल इंडिजिनस क्या है, इंडियन वैल्यू क्या है ना। किन की वैल्यूज़ को, आर्यन वैल्यू को इंडियन बोलेंगे, द्रविडियन वैल्यूज़ को बोलेंगे, ट्राइबल वैल्यूज़ को बोलेंगे, किन को हम इंडियन बोलेंगे। इस तरह की डिबेट्स के लिए हमारे स्कूल कॉलेज की किताबों में, सिलेबस में जो जगह मिलनी चाहिए वो नहीं है। एज ए कंसिक्वेंस मेजोरिटेरियन पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि आप स्वाधीनता सेनानियों की लिस्ट बनाएंगे, तो आपके स्वाधीनता सेनानी कहाँ के हैं? आपके स्वाधीनता सेनानी पंजाब के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं और महाराष्ट्र के। ये 4 राज्यों के स्वाधीनता सेनानी डोमिनेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि यही लोग आगे की पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स में भी यही लोग डोमिनेट करते हैं,
तो जो डोमिनेंट और मेजोरिटेरियन पर्सपेक्टिव है वो इंडियन सिचुएशन में हमेशा से डोमिनेट करती है, इसीलिए नेशन की सही फीलिंग हमारे विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे मैंने आपको अभी जो उदाहरण दिया कि हम में से कितने लोगों ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में पढ़ा है, क्योंकि हमको लगता है हिस्ट्री जो हिंदी बेल्ट की हिस्ट्री है वही है। तो बाकी जो जगहों की हिस्ट्री और स्ट्रगल है, जैसे बाबा काशीराम के बारे में मुझे तब पता चला जब मैं हिमाचल में आया, है ना, लेकिन बाबा काशीराम का योगदान अपने कॉन्टेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। नेशनलिज्म का जो कि इमेंसिपेटरी पोटेंशियल है, इमेंसिपेटरी जो मुक्तिगामी जो संभावनाएं हैं वो ख़त्म हो गई है, और आज की तारीख में नेशनलिज्म हुलिगनिज्म बन गई है, गुंडागर्दी लफंगागिरी के रूप में कन्वर्ट हो गई है, और आतंक के जरिया के रूप में जो भारत माता की जय अब एक भावना नहीं है, उसमें एक आक्रमण का जो भाव है वो सही नेशनलिस्टिक की फीलिंग नहीं देता है। तो हम नेशनलिस्ट हैं और आप नहीं हैं, अदरिंग की भाव आना शुरू हो गया है। जो जिनको लगता है कि जिनमें हमें लगता है कि उनमें वो नहीं है, वो क्यों नहीं हो पाया है, उसके बारे में भी कभी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं समझी है। हमें अपनी तुरंत से एक अदर, एक दूसरा बना लेते हैं, जिसका मजाक उड़ाते हैं, जिसको नीचा दिखाते हैं, और इस तरह से एक इंटॉलरेंस जो है वो क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। और हमको लगता है कि एक नेशनलिस्टिक वे में ही हमको डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है, और जो उसको उसमें फॉलो नहीं करता उसको पनिश करने की ज़रूरत है। सीरियस डिस्कशन होनी चाहिए स्कूल प्रैक्टिसेस के बारे में, पेडागॉजी के बारे में, टीचिंग कंटेंट करिकुलम के बारे में, कि किस तरीके के नेशन की छवि हम दे रहे हैं, किस तरीके की राष्ट्र की परिकल्पना हम अपने बच्चों में इनकलकेट कर रहे हैं। तभी जो सोसाइटी है एक ऐसी समुदाय के रूप में हम अपने आप को विकसित कर पाएंगे जहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी, अलग अलग लोगों के ओपिनियन, जैसे हमारे यहाँ प्राचीन भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण मान्यता है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, है ना, हर व्यक्ति के अलग व्यू है। फिर एक व्यू है वादे वादे जायते तत्वबोध, कि वाद विवाद से ही हमको जो तत्व का बोध है, एसेंस का जो मीनिंग है, सेंस है, वो समझ में आएगा। ये हमारी परंपरा रही है कि हमने विरोधी विचारों को इक्वल स्थान दिया है। लेकिन यदि अभी के जो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट हैं उनके विचार देखें तो उनको लगता है कि जो उनके विचार है वही नेशनलिस्टिक विचार हैं, और बाकी जो है वो एंटी नेशनल है, तो वो गलत हो जाता है। मैंने आपको रामचंद्र गुहा के एक लेक्चर का रेफरेंस दिया था नेशनलिज्म के बारे में बात करते हुए, तो फाइनल सेगमेंट पे तो एजुकेशन किस तरह के नेशनलिज्म को प्रमोट करे, इनहेरिटेड और शेयर डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें। सिटीजनशिप जो है अलग अलग लेवल पे, सिर्फ वोट देना सिटीजनशिप नहीं है, लोकल, प्रोविंशियल, नेशनल, तीनों लाइफ में हम पार्टिसिपेट करें। फिर ये ध्यान रखें कि मैं जिस धर्म, जिस जाति, जिस क्षेत्र, जिस भाषा का हूँ, जिस नेता को मानता हूँ, वो सारे दोषों से मुक्त नहीं है, परफेक्ट नहीं है, फ्लॉलेस नहीं है। कोई देश, कोई राज्य, कोई नेता, कोई धर्म, कोई भाषा फ्लॉलेस, परफेक्ट नहीं रही है। और हमारी जो कमियां हैं, जो एज ए स्टेट हमारे यहाँ छोटे बच्चों के साथ रेप हो रहा है, आदिवासियों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं, कल्चर से उनको बेदखल किया जा रहा है, तो जिन चीज़ों पे हमें शर्मिंदा होना चाहिए उन पे हमें होना चाहिए। उसमें इट इज़ आवर फेलियर एज ए नेशन, इट्स आवर फेलियर एज ए सोसाइटी, क्योंकि जब तक हम शर्मिंदा नहीं होंगे तब तक उनको ठीक करने के लिए कोई उपाय भी हम नहीं कर पाएंगे। और फाइनली हमको अपने कल्चर में रूटेड भी रहना है, लेकिन दूसरी संस्कृतियों, दूसरी सभ्यताओं, दूसरे देशों से हमको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, जो टैगोर ने भी, गांधी ने भी, अम्बेडकर ने भी, कृष्णमूर्ति ने भी, जितने हमारे बड़े थिंकर्स हुए हैं उन सब ने ये बात कही है कि हमको जो पश्चिम की हवा है उसमें जो सीख सकते हैं सीखना है, और पूरब की मिट्टी में जो ख़ास चीज़ है बचा के रखने लायक, उसको हमने बचा के भी रखनी है। कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको इसमें कहना चाहूँगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।